हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाइट फार्मेसी। आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, कैसे होता है, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइस्थेनिया ग्रेविस को ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ स्ट्रक्चर में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये बनाया है मैंने मोटर न्यूरॉन रिलीज़ के लिए, मोटर न्यूरॉन है ये। और जो ये नीचे का पार्ट है ये है मसल सेल, जिसके ऊपर ये है ये है मसल सेल। ठीक है, तो ऊपर क्या है, मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है, नीचे है मसल सेल्स। और ये जो मसल सेल्स है इसके ऊपर जो है ये हमारा है निकोटिनिक रिसेप्टर्स, जो एन रिसेप्टर्स हमने पढ़ा था, एन रिसेप्टर्स, एन रिसेप्टर्स। तो ये जो एन रिसेप्टर्स है ये क्या होता है, हमारा मसल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो मोटर न्यूरॉन होता है इसके अंदर एसिटाइल कॉलिन प्रेजेंट होता है, जो रिलीज़ होता है इधर से। ये जो एसिटाइल कॉलिन होता है ये जाकर बाइंड करता है हमारे एन रिसेप्टर पे। तो नॉर्मली ऐसे प्रोसीजर वर्क होता है। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस जो होती है ये होती है एक ऑटो इम्यून डिजीज़। ये होता है एक ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें क्या होता है हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो डैमेज होने लग जाती है। वैसे तो माइस्थेनिया ग्रेविस बहुत रेयर होता है, मतलब किसी हज़ार में से किसी एक पेशेंट को होता है। लेकिन ये जो होता है ये कभी कभी अगर ज़्यादा उसमें हो जाता है तो ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ये तो हमने नॉर्मल प्रोसीजर पढ़ा था जो होता है। अब हम देखते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है। जनरली क्या होता है कि इसके अंदर जो एसिटाइल कॉलिन प्रेजेंट होता है ये रिलीज़ होकर निकोटीन रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है। लेकिन इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस जो हमारा बी सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये यहाँ जाके बाइंड करने लग जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे एसिटाइल कॉलिन की बाइंडिंग होती है, लेकिन जब माइस्थेनिया ग्रेविस होता है तो जो बी सेल्स होते हैं वो ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और एसिटाइल कॉलिन की जगह पे हमारा बी सेल एंटीबॉडीज़ बाइंड करने लग जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जब मोटर न्यूरॉन पे एसिटाइल कॉलिन प्रेजेंट होता है, जब वो रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने के बाद में निकोटिनिक रिसेप्टर पर बाइंड करने लग जाता है, तो क्या होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होती है मसल्स में, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। लेकिन जब एसिटाइल कॉलिन, अगर एंटीबॉडीज़ की वजह से एसिटाइल कॉलिन बाइंड नहीं कर पा रहा है इस पे जाके एंटीबॉडीज़ बाइंड कर पा रही है, तो कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर देता है। कॉन्ट्रैक्शंस हो नहीं पाते, मसल कॉन्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कर देता है। तो जिसकी वजह से जो मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्शंस ख़त्म हो गई तो क्या हो जाते हैं, जो मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं और वीकनेस आने लग जाती है। तो ये इस तरीके का प्रोसीजर होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। अभी कुछ पॉइंट्स है माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है जो ब्लॉक कर देता है एनएम रिसेप्टर्स को एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो मैंने आपको दिखाया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एनएम रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस पर एंटीबॉडीज़ आके अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनएम रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, जिससे क्या होता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिक्रीज़ हो जाती है मसल सेल्स की जो है, और वो स्टिफ हो जाते हैं, वीकनेस आने लग जाती है। तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वीकनेस और फटीग फील होने लग जाती है, मतलब कि मसल्स जो है वो वीक फील करने लग जाती है।
मोस्ट कॉमनली जो स्टार्टिंग स्टेज होती है तब क्या होता है, जो मसल इन्वॉल्व होती है वो होती है ओक्यूलर मसल। फिर जैसे जैसे ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तब जो है ये डायफ्राम को इफ़ेक्ट करता है। तो मोस्ट रेजिस्टेंट और सबसे ज़्यादा लास्ट में इन्वॉल्व होने वाली मसल डायफ्राग्राम होती है। तो ये चीज़ अच्छी है इसमें कि सबसे एंड में जाके डायफ्राग्राम जो है वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अगर पहले इन्वॉल्व हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस पहले हो जाएगा और मसल की और पर्सन की बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑक्यूलर होता है, उसके बाद में सबसे एंड में जाके डायफ्राग्राम होता है। और अगर डायफ्राग्राम अफेक्ट हो गया तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा और जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसके डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं? डायग्नोसिस के लिए जो टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स, हमें वीकनेस एंड फैटीग फील होने लग गया तो हम करते हैं इसके लिए एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम एक ड्रग है जिसको हम बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेते हैं, उसका टेस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता भी है और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस की टेस्टिंग के लिए हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं या उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं। तो उसको एड्रोफोनियम टेस्ट या फिर टेंसिलॉन टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा एड्रीफोनियम लेते हैं। एड्रोफोनियम ले लिया 2 से 10 mg को, जिसमें हम इंट्रावस्कुलरली देते हैं इसको। फिर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते हुए उसको देते हैं, फिर 8 से 10 मिनट के लिए देते हैं। अब क्या होता है, इसमें हमारा एसिटाइलकोलिन इफेक्ट हो रहा था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारा ड्रग देने की वजह से, मतलब ड्रग क्या कर रहा है, सिम्टम्स को सही कर रहा है, तो ड्रग देने की वजह से क्या होगा, पहले एसिटाइलकोलिन इफेक्ट हो रहा था, अब एसिटाइलकोलिन इंक्रीज़ होने लग जाएगा। एसिटाइलकोलिन इंक्रीज़ होगा तो वो जाके एनएम रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ठीक होने लग जाएगी और जो मसल्स की मूवमेंट थी वो ठीक होने लग जाएगी, जो सिम्टम्स हैं वो ठीक होने लग जाएंगे। तो कहते हैं ना कि अगर थोड़ी सी अमाउंट देने से ये पता चल रहा है कि हाँ वो जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो माइस्थेनिया ग्रेविस है। तो इन दिस वे हम पता लगा लेते हैं, जब उसके सिम्टम्स ठीक होने लग जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस हो रहा है। तो उसके लिए हम ये जो एड्रीफोनियम टेस्ट और टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस होने लग जाता है इसमें। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, उसका अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन कर दें तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर जो रीज़न है वो माइस्थेनिया ग्रेविस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसका ट्रीटमेंट। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या हम कर सकते हैं, 2 चीज़ें अपना सकते हैं। एक तो होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, एक होता है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं उसको ट्रीट करते हैं, और दूसरा होता है कि परमानेंटली इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीकोलिन एस्टरेज, जिसके अंदर 2 मेन होते हैं, नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन। कौन सा, नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन, इनका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, इनिबिट कर देते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन को, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका एक्शन जो है रिसेप्टर पे वो ज़्यादा समय तक रह पाता है। या इनके साथ हम एट्रोपिन भी दे सकते हैं, जो मस्कुरेनिक साइड इफ़ेक्ट होता है एसिटाइलकोलिन का, उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, कि अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारा इफ़ेक्ट आ गया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रेडनिसोन प्लस एजाथायोप्रिन। प्रेडनिसोन जो है एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और एजाथायोप्रिन इम्यूनोसप्रेसेंट है। इम्यूनोसप्रेसेंट है, या फिर इसको हम स्टीरॉइड स्पेरिंग एजेंट भी बोलते हैं। और एजाथायोप्रिन या फिर हम साइक्लोफॉस्फामाइड भी दे सकते हैं। अब क्या होता है, ये जो ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर क्या करते हैं, हम परमानेंटली एंटीबॉडीज़ जो होता है ना उसको हटाने का काम करते हैं। कि भाई मान लो कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही थी अगर वो ही नहीं बन रही है तो फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, मतलब एंटीबॉडीज़ ही हमने नहीं बनाई तो फिर हमारा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। इसके लिए हम प्रेडनिसोन यूज़ करते हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। अब क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने लग जाते हैं तो एक बीमारी हो जाती है, एक साइड इफ़ेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम कशिंग सिंड्रोम। ये आपने और भी कहीं पढ़ा होगा, बहुत कॉमन सिंड्रोम है, जब हम स्टेरॉइड्स लेने लग जाते हैं तब नॉर्मली इस टाइप का सिंड्रोम होता है, कशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट है एजाथायोप्रिन, जो क्या होता है स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट होता है,
साइक्लोफॉस्फेमाइड भी हम यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का और स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट का। ये वैसे एंटी कैंसरस ड्रग में भी यूज़ होते हैं क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम एंटीबॉडीज़ को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। ये तो हो गए हमारे सिम्प्टोमेटिक और डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो। नेक्स्ट क्या होता है, हम इसमें प्लाज्मा फेरेसिस भी करवा सकते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस का मतलब होता है हम कम्प्लीटली एंटीबॉडीज़ रिमूव करवा दें, एकदम ही हटा दें उसको, या फिर इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट केस जब हो जाता है तब हम प्लाज्मा फेरेसिस या फिर इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं। अब क्या बताया इसमें कि लॉन्ग टर्म अगर और बहुत ज़्यादा ओवरडोज में अगर हम एंटी कोलिन एस्टरेज देने लग जाएं, जैसे इधर पढ़ा था एंटी कोलिन एस्टरेज देते हैं सिम्प्टोमेटिक रिलीफ ट्रीटमेंट में, तो क्या होता है कि कोलिनर्जिक क्राइसिस होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती है और न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस होने लग जाता है ड्यू टू डीपोलराइजेशन। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन में एट्रोपिन के कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो गाइज़ ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको जो था माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कुछ 5 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और कोई इम्प्रूवमेंट अगर हो सकती है तो उसके बारे में भी बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ऑलवेज़ ओपन फॉर योर सजेशंस, and thank you so much for watching. Thank you so much guys.